पिकेक्स माउंटेन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी यूएस ने धमकी दी थी ईरान को, नहीं माने अगर तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे। वैसे ईरान की भी एक बात है खास कि काफी दिनों तक उन्होंने ये वॉर होल्ड कर ली। लास्ट में हारेंगे भी तो याद रखा जाएगा कि यूएस जैसी बड़ी पावर को ईरान ने लटका के रखा प्रॉपर। तो अभी क्या हुआ कि पिकेक्स माउंटेन है, एक ईरान में ही है। एक सिटी है नतांस, ये ईरान में है। यहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट थी और लास्ट ईयर जो यूएस है उन्होंने अटैक्स भी करे वहां पे कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान को नहीं करने देनी एटलीस्ट। अब ये जो ना पिकेक्स माउंटेन है इसमें एक ही दिक्कत है, इन्होंने बोला कि हम अटैक कर देंगे। अटैक तो करेंगे पर ये जो माउंटेन एरिया है ना ये कैसा है, ये फ्रैक्चर्ड है। अब फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है जैसे मैं 2 शेप्स बना रही हूँ, आप बताना फ्रैक्चर कौन सी लग रही है आपको। पहले देख लेना आराम से। 2 शेप्स बना रही हूँ, एक ये डब्बा बना दिया मैंने। अब बताओ ये वाली पहली है और ये दूसरी है, बताओ फ्रैक्चर कौन सी है? कितने बोलते हैं दूसरी? नहीं, दूसरी है। फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है? कहीं पे दरार पड़ गई। पता है मुझे दरार नहीं दिख रहा पर गैप तो दिख रहा है ना, ठीक है। फ्रैक्चर वैसे ही थोड़ी कि टांग में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, वैसे नहीं अज्यूम करना था इसको। एक मैंने शेप आपको दिखाई वो पूरा डब्बा बना हुआ है, दूसरी जो मैंने आपको शेप दिखाई उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं। अब मैं एक और सवाल आप ही से पूछूंगी, आप ही बताओगे। सेम ही स्ट्रक्चर है, एक तरफ फ्रैक्चर्ड और एक तरफ सीधा। अब ना ब्लास्टिंग करी मैंने, एक ब्लास्ट मैंने यहाँ पे किया, एयरक्राफ्ट से आई मैं यहाँ पे ब्लास्टिंग कर दी, बॉम्ब फेंक दिए। सेम यहाँ पे भी किया। मुझे ये बताओ शॉक वेव सबसे ज्यादा स्पीड में कहाँ पे दौड़ेगी? वेरी गुड, पहले वाले में। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इकट्ठे हैं, ये जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई गैप्स नहीं है, पूरा सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे बॉम्ब फोड़ दिया, शॉक वेव जाएगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंस होगी पर आगे आगे जाते वो रिड्यूस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या था, गैप था। तो आपको क्या दिखा कि पिकेक्स माउंटेन में स्ट्रक्चरिंग कैसी है, फ्रैक्चर्ड है। पहला पॉइंट क्लियर। तो ये फ्रैक्चर लिखा होगा तो इसका यही मतलब है। स्पेंजियम में ये टूट गया, बना लॉरेशिया गोंदवाना। पहले इवन हमारे इंडिया साउथ वाले हेमिस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट था, बाद में पानी में मूव करते करते फ्लोट करते करते पहुंच गया नदरन हेमिस्फेयर के अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ में भी इवोल्यूशन हुआ। ये तो बड़े पैमाने पे हमने बात करी कि बड़े बड़े 2 स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुए। अब हुआ क्या, ईरान वाले केस को मैं स्टडी करती हूँ। यहाँ पे नीचे की साइड आप देखते हो अरब पेनिनसुला आता है, वेस्ट एशिया जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ थी ना, ऊपर क्या था, ईरान, इधर हम हैं और ये अरेबियन सी आ गया। अब हम बात करेंगे सिर्फ इस एरिया की। अब यहाँ पे क्या होता था, ये ऊपर वाली जो ईरान वाली की साइड की प्लेट आ गई, इसको बोला जाता है पूरा यूरेशियन। अरब वाली को बोल देते हैं अरेबियन प्लेट। अब जब लैंड की बात होती है तो हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, मतलब सॉलिड मास, कॉन्टिनेंटल प्लेट इसको हम बोलेंगे। और जब यूरेशियन की भी बात कर रही हूँ तो ये भी लैंड मास की बात हो रही है तो इसको भी क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी में आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो इंटीरियर ऑफ अर्थ, और इंटीरियर ऑफ अर्थ को कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो लाइक दिस, और यहाँ पे पानी ड्रॉ कर देते हो। ये इंडिकेट करता है ये ओशिनिक प्लेट है कि इसके ऊपर क्या आ गया, वाटर है। और ये वाला, इस पे आप पेड़ पूड़ ऐसे घर बना लेते हो, ये इंडिकेट करता है ये लैंड मास है, और उसको क्या नाम दे देते हो, कॉन्टिनेंटल। ये क्लियर? अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक टाइम पे वाटर बॉडी हुआ करती थी, नियोटेथिस उसको बोल देते हैं, नियोटेथिस। अब सुनना ध्यान से, अब ये कैसी प्लेट आएगी, ये ओशिनिक है क्योंकि हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख लेते हैं, ओशिनिक। अब धक्के लगते रहे प्लेट्स को। अब ये जो नियोटेथिस प्लेट थी ना यहाँ पे, ये सबडक्ट होने लगी यूरेशियन प्लेट के नीचे। ये प्लेट थी, अब पानी की बात नहीं कर रही, वो जो प्लेट है उसके नीचे जाके, वो ऊपर देखो ध्यान से, वो कॉन्टिनेंटल है, ये ओशिनिक है। अब ये ओशिनिक प्लेट क्या कर रही थी, इसके नीचे जाए जा रही है, सबडक्ट करे जा रही है। अब सबडक्ट करती गई, यहाँ पे एक कैटेगरी बन गई कॉन्टिनेंटल ओशिनिक।
पढ़ते हो ना आप, कॉन्टिनेंटल 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 ओशनिक या ओशनिक ओशनिक, यहाँ पे होगी सबडक्शन। कौन सी? क्योंकि ओशनिक प्लेट होती है हैवी इफ कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल, तो भारी चीज क्या करेगी? सबडक्ट करेगी, दूसरे के नीचे जाएगी। पर जब नीचे गई तो एक चीज ऑब्जर्व करना, जहां पे भी ओशनिक प्लेट आ जाती है ना, एक वहां पे एक और प्रेजेंस आती है वॉल्केनोस की। अब जैसे ये और डीप जाती गई और डीप जाती गई, तो उससे हुआ क्या? नीचे टेम्परेचर बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा और एक सॉलिड मास नीचे आ रहा था कॉन्टिन्यूटी में, वो किस फॉर्म में बाहर निकल के आया? इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस, या हम बोल सकते हैं अंदर बोलेंगे मैग्मा, और जैसे बाहर वो गिरेगा तो उसको बोलेंगे लावा। तो ये जो पिकैक्स माउंटेन्स हैं ईरान की, ये वॉल्केनिक रीजन की हैं। और यहाँ पे जो रॉक्स हैं फ्रैक्चर्ड भी हैं एंड सॉलिड भी हैं, हार्ड भी हैं। तो उससे क्या देखा हमने कि एक तरफ मेरे पास अगर ये प्लेट होती और एक तरफ फ्रैक्चर्ड होती प्लस हार्ड है, तो क्या होगा? जब भी यहाँ पे कोई ब्लास्टिंग होगी कुछ एरिया को इंपैक्ट करेगा, सब जगह के वो उसकी जो शॉक वेव्स होंगी वो नहीं जाएंगी। वहीं पे आप दूसरी प्लेट को जब देखोगे तो एक ही प्लेट है, इस पे जब बम्बार्डमेंट करी तो ये करेगा मल्टीपल जगहों पे क्रैक्स ऐड कर देगा, तो मतलब ज्यादा लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगी इस वाले केस में। पर यहाँ पे कौन सा केस दिखा हमें? एक तो फ्रैक्चर्ड, नंबर 2 यहाँ पे हुई है वॉल्केनिक इरप्शन। एंड जब वॉल्केनिक इरप्शन हुई तो कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन भी तो निकली होगी। तो एक एग्जाम्पल अभी याद रख लो, जैसे एंडेसाइट, एंडेसाइट हो गया, इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकेट्स भी जिनको आप बोलते हो, उनकी प्रेजेंस काफी होती है। इसी तरह से 2-3 और फॉर्म्स हैं जो हम आगे आर्टिकल में देखते हैं, तो इनकी प्रेजेंस वहां पे हुई। इनका नेचर होता है वेरी हार्ड, और जब हार्ड है ऊपर से फ्रैक्चर्ड है, तो अगर होता भी है यहाँ पे कोई अर्थक्वेक भी आता है या बॉम्बार्डमेंट भी होती है, शॉक वेव एब्सॉर्ब हो जाती है। क्यों हुई? आपने यहाँ पे उसको डिसाइड करा कि यहाँ पे फोड़ेंगे बॉम्ब, पर आगे क्या था? गैप था, तो उतने में तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी ज्योग्राफिकल जो नेचर है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। टेक्निकलिटी बस इतनी थी, अब तो फैक्ट्स ही याद करने की, कौन कौन सी माउंटेन कौन सी रेंज के अंदर ये लाया करता है, बस वो ही याद करना है। पहले ये बताओ, ये पता लग गया इसके बारे में आपको। अब यूएस ने अज्यूम करा कि ये नतान सिटी के पास में है, जो ये पिकैक्स माउंटेन्स हैं ये बिल्कुल नतान सिटी के पास में है। तो अगर नतान सिटी के पास में है, वहां पे ये क्या कर रहे थे? पहले यूरेनियम की एनरिचमेंट। तो हो सकता है इन्होंने यहाँ पे टनल्स भी बनाई हैं, एंड टनल्स बनाई हैं तो नीचे कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो सकता है, तो इसी वजह से धमकी दी कि हम कहां पे अटैक करेंगे? पिकैक्स माउंटेन पे। डन। चलो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पर बहुत रग्ड टेरेन है, रग्ड का मतलब ये उबड़ खाबड़ दिख ही रहा है आपको, एंड इतना भी एक्सेसिबल नहीं है, जितना इजी बोलने में था उतना भी एक्सेसिबल नहीं है, तो दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं ना। ये जो पिकैक्स माउंटेन है, पहले नंबर 1 चीज इज ईरान में लोकेटेड है। ईरान में भी कौन सी लोकेशन? नतांज। नतांज ये देखो ऊपर कैपिटल आ जाएगी ईरान की, दैट इज तेहरान। साउथ में जाओगे लगभग 220 किलोमीटर्स पे, तो वहीं पे ये लोकेशन पिकैक्स माउंटेन्स की भी है, और यहीं पे वो सिटी भी लोकेटेड है जिसका नाम है नतांज। नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट हो रखी थी, फिर यूएस ने यहाँ पे अटैक करे तो ईरान ने बोला कि हम नहीं करेंगे अपने यूरेनियम को एनरिच, क्योंकि जब आप यूरेनियम को एनरिच करते हो तो मतलब आप न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी को होल्ड कर लेते हो। यहां तक डन है स्टोरी। चलो थोड़े से अब फैक्ट्स देखो। सबसे पहले तो ये किस रेंज का पार्ट है? तो कैराकस रेंज का पार्ट है, सेंट्रल ईरान के अंदर। ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन अगर देखें, सबसे पहले एक और चीज देखना, ये ईरान का पूरा आ गया मैप पे, ये यूरेशियन वाली प्लेट थी, और ये नीचे आपने देख ली अरब वाली प्लेट, जो मैंने पीछे आपको मैकेनिज्म बताया कि कैसे हुआ। बीच में यहां से वाटर बॉडी क्या करती गई? वो सबडक्ट करती गई, यानी कि ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही थी किसके नीचे? ये जो यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी, और तभी यहाँ पे वॉल्केनोस बने, जो कि उसकी प्रेजेंस मैंने आपको समझा दी। अब कैराकस रेंज सेंट्रल ईरान के अंदर आ गई। नंबर 2 जो आपने याद रखना है, इसके साइड से भी माउंटेन से प्रोटेक्शन है ईरान को। ईरान की फोर्टिफिकेशन बहुत लेवल की है, यहाँ भी आप देखोगे माउंटेनियस एरिया आ गया सारा। नीचे की साइड जाओगे फोर्टिफाइड आइलैंड्स आ जाएंगे, तो इनको डिफेंस पर्पस से काफी एडवांटेज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब ज्योग्राफिकली अगर देखें, ईरान काफी एडवांटेजियस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, एंड मैरीटाइम रूट की भी एक्सेसिबिलिटी ईरान को मिलती है, तभी तो सिविलाइजेशन एक टाइम पे एग्जिस्ट करी है ईरान के अंदर। और आज के टाइम पे यूएस का जो ये सारा अटैक एंड ऑल हुआ, यूएस को लगता था कि नहीं टिक पाएंगे, जैसे रशिया और यूक्रेन के केस में हुआ था, सेम ही अज्यूम करा था कि नहीं हो पाएगा इतने टाइम तक, अभी तक चले जा रहा है। सेम ईरान के केस में हुआ कि पीस प्लान ले आए हैं हम। कौन सा पीस प्लान था? 14 पॉइंट पीस प्लान। ठीक है, थोड़ी देर पहले हो गया था, फिर मेरे को रुकना नहीं था, पर टोकना पक्का था, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हुई थी, पर फिर भी मैंने अपना फ्लो कंटिन्यू करा। इन दोनों को हंसी आ रही थी, वो हो जाता है ब्रदर्स में। हाँ इट्स ओके, कोई नहीं, फिर क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, इट्स ओके। चलो ठीक है, तो ये तो माउंटेन रेंजेस, एक तरफ जैग्रोस है और दूसरी एल्बोर्स, ये दोनों माउंटेनियस एरियाज हैं जो ईरान को आप देख पा रहे हो साइड से क्या कर रहे हैं? नेचुरल फोर्टिफिकेशन की तरह हेल्प कर दे रहे हैं, मतलब खुद ही बन गए हैं। पूरे दीवारें, कंपाउंड वॉल बनानी नहीं पड़ी, नेचर ने बना के दे दी है। तो ये एरिया इतना भी एक्सेसिबल नहीं है। और जब हमने बात करी
कैरेकस रेंज की, तो ये बिल्कुल सेंट्रल ईरान से जाता है, जिसका पार्ट कौन सी आई, पिकेक्स माउंटेन भी, और ये नतांज के बिल्कुल पास में है, तेहरान के साउथ वाले पार्ट में आ गया। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अगर देखें, ये मैग्मेटिक बेल्ट है, मैग्मेटिक मैग्मा वॉल्केनो की बात हुई ना, अभी उस बेल्ट की बात कर रहे हैं, उरूमी दोख्तर मैग्मेटिक बेल्ट, ये तो नाम ही याद रखना है। वो जो देखा ना कि वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, बस उसी बेल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कब बना था, जब नियोटेथिस ओशन सबडक्ट कर रहा था सब्सिक्वेंटली अरेबिया यूरेशियन कोलिजन के बाद। तो वो जो ऊपर यूरेशियन प्लेट आपने देखी, उसके नीचे कॉन्टिन्यूअसली सबडक्ट कर रहा था, एंड नीचे कौन सी प्लेट थी, अरेबियन। तो अरेबिया का भी तो कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ ही होगा ना। देखो ऊपर यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे एक बड़ी सी वाटर बॉडी थी जो कि ओशनिक प्लेट है, नीचे अरेबिया, तो ये भी तो ऊपर को ही आ रही है, ये भी कॉन्टिन्यूटी में ऊपर को आ रही होगी ना। जब यहाँ पे गैप बनता चल रहा है तो ये भी तो ऊपर को ही आएगी, तो उसी कोलिजन की बात कर रहा है, अरेबिया यूरेशियन, ये भी पास में आ रहे हैं। और फिर बीच में क्या था, ओशनिक प्लेट थी, ओशनिक प्लेट क्या कर रही थी, यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही थी। अब क्लियर। एंड वाटर बॉडी कौन सी है, नियोटेथिस। ठीक है, रॉक कॉम्पोजिशन क्या क्या है, एंडेसाइट। अब जैसे जैसे आप आगे को देखोगे ना, एंडेसाइट, रियोलाइट, एंडेसाइट, तीनों में ही सिलिकेट्स होते हैं, पर एंडेसाइट में जैसे 50 to 63% के आसपास, देन आगे जाओगे रियोलाइट 63 to 70% के आसपास, डेसाइट की तरफ जाओगे थोड़ा और ज्यादा सिलिकेट अवेलेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये। तो ARD करके याद रख लेना या रैड करके याद रख लेना। ARD याद रखोगे तो आपको सीक्वेंस में याद रहेगा। ये पिकेक्स माउंटेन रेंजेस के अंदर बता दिया आपको कि रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सिलिकेट्स प्रेजेंट हैं और काफी हार्ड रॉक्स हैं यहाँ पर किस फॉर्म में है, तो फ्रैक्चर्ड फॉर्म में है। एंड साथ में वॉल्केनिक टफ भी है। वॉल्केनिक टफ का मतलब होता है कि सिर्फ मिनरल ही थोड़ी निकल के आएंगी हमेशा, कई बार बीच में रॉक्स भी टकरेंगी तो उनका मटेरियल भी बाहर निकल के आ जाता है। पायरोक्लास्टिक रॉक्स भी बोल देते हैं। पायरो इंडिकेट करता है हाई टेम्परेचर, जब ऐसे आग की लपटें आएंगी तो टेम्परेचर तो हाई रहेगा, तो जो भी बाकी की ऐश निकल के आई, वॉल्केनिक ऐश, जो भी रॉक के फ्रेगमेंट निकल के आए, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मिनरल के अलावा हैवी मेटल भी बहुत सारी निकल के आती हैं, तो उनको हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं, वॉल्केनिक टफ्स के अंदर। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है, क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट हुए तो कहीं तो जाके गिरे, तो वो वहीं पे गिरे रहे और आज के टाइम पे वहां पे इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। तो जो शुरू की फॉर्म्स है ना, एंडेसाइट, रियोलाइट, डेसाइट, ये तीनों ही कौन से टाइप ऑफ रॉक हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आप देखते हो तो नेचर से ही आपको फॉर्म होती हुई दिखाती है, और ज्यादातर कहां से दिखेंगी, फ्रॉम वॉल्केनोस की इरप्शन। फिर इसी से सेडिमेंट्री, इसी से मेटामॉर्फिक, एंड सारी रॉक एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। पर एंडेसाइट, रियोलाइट, डेसाइट, ये तीनों ही किसकी हैं, इग्नियस फॉर्म ऑफ रॉक। ठीक है, बाकी जो रॉक्स हैं डेंस हैं, हार्ड है, मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चरल फीचर अगर देखें ना तो बहुत सारे फॉल्ट है, एंड बहुत सारे फॉल्ट जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं ना तो वो अर्थक्वेक के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉन रहता है। तभी तो आप देखते हो ईरान, अफगानिस्तान, ये सारी जो बेल्ट है यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे फ्रैक्चर्स भी हैं, तो मतलब अगर बाहर से कोई चीज ट्रिगर करी जाती है तो वो फ्रैक्चर शॉक वेव को भी जल्दी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तभी जब भी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना, लोकलाइज ज्यादा होता है। लोकलाइज मतलब उसी एरिया के आसपास ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होती है रादर देन वो आगे तक स्प्रेड करे। इसके बाद ये बिल्कुल वैसा है कॉन्सेप्ट, जैसे एक कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट को मैंने फोड़ा, वो टूट गई। अब मैंने एक पूरी, अभी भी एक कांच की प्लेट है, दो उठा लेते हैं, एक एज इट इज रखी हुई है टेबल के ऊपर, एंड दूसरी को मैंने फोड़ दिया। अब जो दूसरी को मैंने फोड़ा, जब उसके छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया, अब उसको फोड़ूंगी तो तोड़ना थोड़ा टफ होएगा, मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। पर वो जो फिर से मैंने एक प्लेट अपने पास एज इट इज रखी हुई थी कि उसको फिर से फोड़ूंगी, वो इजी है तोड़ने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारी प्लेट्स पे भी लगता है। अगर पूरी प्लेट जुड़ी हुई है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है जब भी कोई चीज उसके ऊपर बम्बार्ड करी जाएगी तो ज्यादा वो कहीं ना कहीं क्रश करेगा उस एरिया को, क्रैक ज्यादा आएंगे तो जो लॉस होगा चीजों का वो ज्यादा रहेगा। पर अगर फ्रैक्चर्ड है, पहले से ही टुकड़ों में बंटा हुआ है, तो टुकड़े पहले से बन रखे थे, अब क्या ही तोड़ लोगे उसको। कुछ याद आया, पहले टुकड़े बहुत हो रखे हैं, पर अब और कितने ही टुकड़े कर लोगे। जैसे वो हार्ट वाला एक मीम चलता है, मीम नहीं बोलूंगी, आपके इमोशंस आ गए उसमें। एक हार्ट दिखाया होता है बिल्कुल रेड कलर का, है ना, बिल्कुल ऐसे, और दूसरा कैसे दिखाया होता है बताना, हार्ट, यस यस यस, व्हाइट कलर की टेप्स लगाई होती है इसके ऊपर। वो क्या दिखाई देता है कि कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो बिल्कुल ये भी वैसे बोल रहा है कि अब बॉम्ब फेंक लो तुम जिंदा मर्जी, अब नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि हम पहले से फ्रेगमेंटेड हो रखे हैं, हम पहले से फ्रैक्चर्ड है। समझ गए ना एग्जाम्पल। तो मतलब जो ऑलरेडी टूटी हुई है चीजें, उनके अंदर अब टेंडेंसी आ गई है कि फिर से मुझे कोई तोड़ेगा तो कैसे एब्जॉर्ब करना है शॉक वेव को। वो जैसे टूटा हुआ इंसान है वैसे ये फ्रैक्चर्ड प्लेट्स हैं। तो मतलब जो डिजास्टर होगा वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, मतलब आगे तक शॉक वेव्स नहीं स्प्रेड करेंगी। तो इसको याद रखना, वेरिएबल रॉक डेंसिटी है और माउंटेन्स को स्ट्रक्चरली ये हेट्रोजेनस बना देती है। हेट्रोजेनस मतलब हेट्रो क्या इंडिकेट करता है,
डिफरेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ ब्लॉक्स बड़े कुछ छोटे होंगे, कहीं कहीं पे एंडेसाइट होगा, कहीं जगह पे रेओलाइट होगा, डेसाइट होगा, एंड कहीं जगह पे ज्यादा वॉल्केनिक टप्स होंगी। तो आपको नहीं है पता कि इस रीजन में किस चीज की कॉम्पोजिशन ज्यादा है। तो यही इस एरिया को काफी यूनिक बना देता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, तो एक इंपॉर्टेंस ये देखने को मिली क्योंकि नतांज सिटी के बिल्कुल पास में है, जहां पे ईरान ऑलरेडी अपना यूरेनियम एनरिचमेंट को प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा था। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे टनल्स बनाई हो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड वो फिर हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। एंड दूसरा, डिफिकल्ट क्यों है डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैंने पूरी स्टोरी आपको जो समझाई वही इसमें लिखी हुई है। लग गया ना पता, फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स हैं, शॉक वेव ज्यादा एरिया तक नहीं जाएंगी। कल को अगर अटैक कर दिया जाता है, पर गलत जगह पे भी अगर अटैक हुआ तो उनको तो पता लग गया कि अटैक हो रहा है अपने ऊपर, तो जो भी नीचे बेसमेंट में चीजें होंगी वो पहले उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई। और डीप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करी होगी तो ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स आ गई, वो भी हार्ड नेचर की, एंडेसाइट, ट्रियोलाइट और डेसाइट आपने देखा, तो उनको तोड़ना वैसे ही मुश्किल है, और ऊपर से फ्रैक्चर्ड है। यस, और ऊपर से आपने देखा कि ईरान को जब मैप पे देख रहे थे, ऊपर एल्ब्रस माउंटेन्स और हैं, देन इस तरफ आप देखोगे जैग्रोस माउंटेन्स और अवेलेबल हैं। सेंट्रल एशिया से कैरेकस रेंज निकल रही है, माउंटेनियस एरिया की बात हो रही है, तो पहले जाना ही सबसे बड़ा टास्क है। हाँ, वो तो बाद का टास्क है, वो सेकंड पे हम लेके चलेंगे। प्राइमरी फोकस इज कि यहाँ तक पहुंचना कैसे है। पहुंच तो जाएंगे पर वो अपने में टास्क है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी इज वेरी टफ इस रीजन के अंदर। आपने बॉम्बार्डमेंट कर भी दी, पर उसके बाद क्या वो जो फ्रैक्चर्ड एरिया थे वो इम्पैक्ट कॉज कर पाए नीचे जो भी अंडरग्राउंड चीजें बनाई गई थी। तो ये अपने बहुत बड़ा टास्क है, ज्योग्राफिकली एडवांटेज बहुत बड़ी है इसमें। नाउ सेकंड, इसी आर्टिकल में इंडिया का जो काहुता डायलेमा है जिसके बारे में आपने सुन रखा है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपने फर्स्ट पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्ट करी, तब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। फिर थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस आए, नेशनल इमरजेंसी लगी, फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई और काहुता में जो इंसिडेंट हुआ था, ये दोनों बहुत जोड़े जाते हैं आपस में। हुआ क्या था, जैसे आप मैप पे देखोगे, इंडिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान, और यहीं पे इनके भी माउंटेनियस एरिया में एक लोकेशन है काहुता, एक और है क्योटा। तो मतलब अज्यूम करा जा रहा था इंडिया के थ्रू कि इन्होंने अपना क्योंकि इंडिया ने पोखरण 1 कंडक्ट कर दिया, न्यूक्लियर वेपन अपना टेस्ट कर दिया, साइड वाली कंट्री तो सोचेगी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो हमें भी बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करा, पर ना वो डिस्ट्रैक्ट कर देते थे ऐसे कि यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, तो अज्यूम करते थे। तो रॉक एजेंट्स जाते हैं फ्रॉम इंडिया, तो वो अपना जो इंस्पेक्शन था उसको शुरू कर देते हैं। अब शुरू किया तो जाते जाते वो पहुंच ही गए। आपने मूवी देखी होगी एक, मिशन मजनू, हाँ, उसमें बहुत अच्छे से बताई है डिटेलिंग्स। हाँ हाँ, वही वही। तो हुआ क्या उसमें भी, उसमें आप देखते हो कि मतलब कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करने की ट्राई करते हैं कि हमें पता लग जाते हैं एविडेंसेस कि कहाँ पे है। बालों का सैंपल लिया था नाई की दुकान से, तो उसमें देखा कि यूरेनियम रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी मिनरल्स निकल के आते हैं उनके लेवल बढ़े हुए थे उस एरिया में। तो मतलब यहाँ पे ही न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने चला रखा था। कौन सी लोकेशन थी, काहुता। अब सारे एविडेंस मिल गए, और मोरारजी देसाई का मानना था कि मैं पीस एस्टेब्लिश करूंगा पाकिस्तान के साथ, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की अप्रोच अपनाऊंगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब नेगोशिएशन, डायलॉग, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है रादर देन कि फाइट में हम आए। तो वो थोड़ा डिनाई करते थे इन चीजों को, पर रॉक एजेंट वहां पे डिप्लॉयड थे। तो फाइंड आउट हुआ बाद में कि काहुता में इनकी फैसिलिटी बन रखी है, एविडेंसेस प्रूवन थे। और ये थोड़े चिढ़ गए मोरारजी देसाई और बोल देते हैं, और उस टाइम पे वहां पे कौन थे बैठे हुए पाकिस्तान में, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो उनको कॉल कर देते हैं कि हमें पता है काहुता में क्या चल रहा है। और बस फिर पाकिस्तान ने चला दिया अपना मिशन कि जितने भी रॉ के एजेंट्स हैं इंडिया से आए हुए पाकिस्तान के अंदर, एक एक को पकड़ो और मार दो। जिनके भी मतलब नाम वगैरह सब कुछ, कास्ट, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो भी अज्यूम कर लिया जाएगा कि इंडिया से आए हुए एजेंट्स ही हैं, तो उनको सबको मार दिया जाता है। मोर देन 150 रॉ के एजेंट्स उस टाइम पे मारे गए थे। एक स्टेटमेंट या फिर एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जो उन्होंने ठान रखी थी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन सॉफ्टन करेंगे, तो ये बाद में हुआ। तो वही ये भी स्टेटमेंट दी गई कि देखो इंडिया और पाकिस्तान का भी एक एग्जाम्पल है, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दोनों ने डिक्लेयर कर रखा है। अभी बताती हूँ डिटेलिंग्स भी। तो एक एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन कर लिया कि हम प्रोहिबिट करेंगे उन एरियाज पे अटैक करना जहां पे क्या रखे होंगे, न्यूक्लियर वेपन। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही डिटेल शेयर करते हैं कि कहाँ पे आपने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, जो कि पब्लिकल डोमेन में नहीं आती है इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी है पता कहाँ कहाँ पे रखे हैं न्यूक्लियर वेपन, पर एग्रीमेंट्स में वो लिखा होता है कि ना तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली लीक होगी, एंड ना ही अटैक के दौरान इन एरियाज के ऊपर कोई अटैक करा जाएगा। तो थोड़ी सी डिटेल देख लो अब। पहले हुआ पोखरण 1, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म रेस लग चुकी थी, यूएस टेस्ट कर चुका था प्रैक्टिकली, जापान वाला हिरोशिमा एंड नागासाकी। देन रूस, उस टाइम पे सोवियत यूनियन होता था, इन्होंने भी टेस्टिंग कर ली थी। देन चाइना आता है,
यूके आया, फ्रांस आया, इन पांचों ने जब टेस्टिंग कर ली, ये वही है 5 जो परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब इन्होंने टेस्टिंग कर ली थी, अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ले आते हैं कि नहीं अब शांति बरतेंगे। तब तो फिर नेहरू जी को ऐसे गालियां देते हैं सारे कि वो शांति शांति बोलते थे, ये भी बाद में बोल रहे हैं शांति, कि हमने बना लिए न्यूक्लियर वेपन, अब और नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। तो इंडिया ने तो डिनाई कर दिया रेटिफाई करने से कि ऐसे थोड़ी होता, खुद के न्यूक्लियर वेपन बना लिए, हमने नहीं बनाए। एंड उसी टाइम पे होमी जे भाभा, जब यूएस में ये सारा सिनारियो हुआ 1945 का, देन हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उन्होंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि हमें भी ना जो इमर्जिंग टेक है, स्पेशली न्यूक्लियर टेक का फील्ड है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। पर इनिशियली नेहरू जी की जो अप्रोच थी वो क्या थी कि पीस एस्टेब्लिश करना है रादर देन ऐसे वेपन्स हम बनाए। पर इन्होंने वेपन्स की टेस्टिंग शुरू कर दी, और आने वाले टाइम में आप देखते हो इंडो पाक वॉर हो जाती है, इंडो साइनो वॉर हो जाती है, यानी कि चाइना के साथ वॉर हो जाती है, और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन थे। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेट हुआ कि नहीं भाई अब तो बनाने पड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन। एंड स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 1, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम पे यूएस के डेलीगेट्स भी आए थे कि बुद्धा हैज स्माइल्ड, मतलब हो चुका है पोखरण 1। नहीं तो ये तो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाती तो हमारा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट उस टाइम पे नहीं हो पाता। तो पोखरण 1, एंड उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक 1981 की, ये कब की बात आई, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर रहा था, कि इंडिया चाहता तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता था, पर ये चीज नहीं करी। क्यों? क्योंकि फिर पाकिस्तान के साथ वॉर में उलझना पड़ना था, रिसोर्सेज की ड्रेनिंग होनी थी। तो इससे बेटर था कि हम कोई एग्रीमेंट पे आए, जो बात करके ही निकल के आना था कि ऐसा नहीं करना है, और डिटरेंस होनी चाहिए कि अगर एक अटैक करेगा तो दूसरा भी करेगा। एंड इंडिया डिटरेंस में बिलीव करता है, हमारे ऊपर अगर अटैक करा तो हम फिर काउंटर अटैक जरूर से करेंगे, मतलब फर्स्ट यूज कभी नहीं करेंगे। ये इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी मेंटेन रखी न्यूक्लियर वेपन्स के केस में। तो सबसे पहले 1974 में इंडिया ने पोखरण 1, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था, पोखरण लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब राजस्थान। तो वहां पे ये कंडक्ट हुआ, और जैसे ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इंडिया ने कंडक्ट करा, पाकिस्तान भी एक्टिवेट हो गया कि हमें भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद काहुता में इन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर बनाया, और वहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, अचानक से वो पाकिस्तान आते हैं, उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है कि बेटर स्कूल सिस्टम, वो सारा आपको प्रोवाइड करा जाएगा, आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, वो सब उनको प्रोवाइड करा गया ताकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर काम किया जाए। इवन जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो ये भी बोला था कि घास खा लेंगे, कुछ कुछ ऐसा भी बोला, घास भी खा लेंगे, पर ये एक वेपन हमारे पास होना चाहिए, मतलब एट एनी कॉस्ट, मतलब जितना मर्जी पैसा लगाए चलो, बस होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन हमारे पास। टाइम बीतता गया, 1981 में इंडिया ने सोचा था पहले कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अटैक कर देते हैं पहले ही, पर लोकेशन भी तो क्लियर होनी चाहिए थी कि कहाँ पे है। बाद में पता लग जाता है काहुता में है। फिर इंडिया ने चूज करा कि नहीं, फाइट नहीं अपने को करना, अगर फाइट शुरू कर दी तो फिर हमें वॉर में उलझना पड़ेगा, एंड वॉर में उलझे तो हमारी पहले ही हालत खराब थी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी जो इंडिया फेस कर रहा था। तो इस वजह से हमने रिस्ट्रेंट में बिलीव करा। 1988 का टाइम पीरियड आया, इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन करा कि कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। 1992 देन एनुअल एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर फैसिलिटी लिस्ट का, ये शुरू कर देते हैं प्रोसेस कि मैंने अपना पर्चा बताना है तुमको, तुमने हमको बताना है कि कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, कि कल को कोई अटैक भी होता है तो इन एरियाज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि फिर तो सारे उड़ेंगे ना वहां पे, ऐसे थोड़ी होगा एक ही कंट्री इंपैक्ट करेगी, हम तो बॉर्डर के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। देन 1998 इंडिया ने फाइनली पोखरण 2 भी कंडक्ट कर दिया, और उसी टाइम पे पाकिस्तान ने शगाई न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया और बन गई न्यूक्लियर आर्म स्टेट। तो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ये इंडिया ने शो करा था। इंडिया ने बोला कि हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं पर डेटरेंस के लिए। जैसे एक मीम बना था कि दीक्षा मैम खाली शीट्स लेके आई और मैम ने हमें मीनिंग सिखा दिया कि डेटरेंस क्या होता है। डेटरेंस का मतलब होता है डराना, कि हमारे पास है तो मतलब पंगा मत लेना, नहीं तो अटैक कर देंगे न्यूक्लियर वेपन के थ्रू। तो डेटरेंस मतलब सिर्फ डराने के लिए रखे होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 1988 का जो एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, कि जहां पे भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं या कोई फैसिलिटी बन रखी है, कोई भी वॉर होती है तो वहां पे अवॉइड करना कि अटैक नहीं करना है, क्योंकि इनकी रेडिएशन तो बहुत एकर्स ऑफ एरिया को कवर करती हुई जाएगी, किलोमीटर्स में बात करते हैं, पता नहीं कितने एरिया को वो तो बोलते हैं ना कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पर जब न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या बचेंगे आसपास के रीजन सेकंड अटैक करने के लिए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये इसी वजह से एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम अपना अपना पर्चा बताएंगे कि कहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। पूरा एक्चुअल नहीं बताया जाता, इस एरिया में है ये बता दिया जाता है, तो वो पता लग जाए तो वहां पे कभी भी अटैक नहीं किया जाए। एंड सेकंड 1992 में इंडिया और पाकिस्तान ने एनुअली वो लिस्ट एक्सचेंज करना शुरू करा। इवन
जैसे ही आपका न्यू ईयर आता है ना, आप सुनोगे ये चीज कि लिस्ट एक्सचेंज हुई, आता है, ये आर्टिकल आता है हर जनवरी मंथ के अंदर आता है। नाउ करंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर देखें तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, हमने सिर्फ डराने के लिए न्यूक्लियर वेपन रखे हैं कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन प्रेजेंट है। सेकंड, कभी भी हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, कि आपको अटैक करने के लिए न्यूक्लियर वेपन पहली बारी में अटैक करने के लिए यूज कर लिए, ये डिफेंसिव पर्पज से है। हमारे ऊपर अटैक होते हैं, देन हम काउंटर अटैक में इसका यूज करेंगे। एंड अभी इंडिया ने अपने डिफेंस टेक को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए काफी सारे मिशन भी चला रखे हैं। प्रोजेक्ट कुशा मिसाइल जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इनको भी टेस्ट करा हमने कि क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। देन सुदर्शन चक्र है। सबमरीन्स के एग्जांपल देखें, अरिहंत क्लास है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड अपने सबमरीन्स भी लॉन्च कर दिए हैं। देन इंडिया का रिस्पॉन्स काहुता के लिए एक चीज और इंडिकेट करता है कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक बार आप वॉर में उलझते हो, आपके रिसोर्स बहुत सारे ड्रेन आउट होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कितना इंपॉर्टेंट था, उसका पॉज होना बाद में, नहीं तो अभी तक वो भी चल ही रहा होता। पर सबक सिखाना भी जरूरी था, अगर अटैक ना करते तो फिर उसका भी कोई रेलिवेंस ना होता, फिर तो उनको और ऐसे छूट मिल जाती कि ये तो कुछ नहीं करते। रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट था, पर रुकना कब है वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन की जगह पे उस टाइम पे रिस्ट्रेंट चूज करा गया था। दैट्स ऑल।